और देखिए, अब ये आखिरी चरण है। देश भर के 8 राज्यों की 57 सीटें हैं आखिरी चरण में, यानी 7वां चरण, और झारखंड के लिहाज से देखें तो ये चौथा चरण। और झारखंड की 3 सीटें हैं, राजमहल और गोड्डा और दुमका, ये 3 सीटें यानी संताल की सीटें हैं जिस पर अब जनता अपना मत देने वाली है जहां पर। लेकिन इन 3 सीटों पर कैसी दावेदारी चल रही है? खूब दमखम लगाया है सभी दलों ने, सभी प्रत्याशियों ने। संताल खासकर बीजेपी के लिए थोड़ा सा कष्ट देता रहा है। संताल में सेंध लगाने की कोशिश होती रही है, लेकिन बहुत इसमें सफल नहीं हो पाई है बीजेपी। लेकिन इस बार भरपूर कोशिश की गई है कि संताल में सेंध लगाई जा सके। बाबूलाल जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने, चुनाव से काफी पहले से वो लगातार वहां दौरा करते रहे और बहुत हद तक उन्हें ये लगा कि अब ये कोशिशें इस बार शायद कामयाब होंगी। लेकिन क्या वाकई कामयाब होंगी? चर्चा करेंगे हम इस पर। लेकिन आज के रण में, आज के चुनावी रण में कैसे किस नेता ने दम लगाया है, क्या दावे हुए हैं, वायदे हुए हैं, जरा ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, सुनते हैं क्या कुछ कहा है प्रत्याशियों ने और उनके साथ आए मंच पर बड़े नेताओं ने। एक बार सुन लेते हैं। हमारे सम्मानित पंडा जो है देवघर के, वो चोर है करके दौड़ाया जा रहा था दुबे जी को, जो वहाँ के सांसद हैं। सराय आपको दुमका का हो गया या राजमहल का हो गया, इन सब जगह हमारा घर है, हमारा वोट है, हमारे लोग हैं। हेमंत सोरेन जी, आदरणीय बाबा दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का क्षेत्र है। तो हम लोग किसी तरह से कहीं कोई भ्रम नहीं है, हम लोग पूर्णतः स्पष्ट है कि हमारे सम्मानित पंडा मोदी जी के किए गए काम के कारण लोगों में एक विश्वास उत्पन्न हुआ हो, वैसी स्थिति में सारे समीकरण फेल कर जाते हैं। चाहे संथाल हो, चाहे पलामू प्रमंडल हो, चाहे हजारीबाग प्रमंडल हो, चाहे रांची प्रमंडल हो, चाहे कोल्हान प्रमंडल हो, सभी प्रमंडल में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जीतेंगे। मोदी जी के 11 लोकसभा उधर का और एक विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आप संथाल परगना की 3 लोकसभा में से 2 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। एक लोकसभा पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी। लेकिन इस बार मैं कह सकता हूं कि संथाल परगना के 3 के तीनों लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 11 लोकसभा उधर का और एक विधानसभा उपचुनाव। देखिए, सुना आपने, सभी नेता अपने अपनी तरफ से उन्होंने दावे किए हैं, वायदे किए हैं, लेकिन जनता अपना फैसला किन्हें सुनाती है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल क्या कुछ परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं? हमारे साथ सहयोगी रुचि जुड़ रही है। रुचि, देखिए अब ये आखिरी रण है, प्रचार प्रसार अब आज थम गया, ये 7वां चरण। लेकिन 3 सीटें जो संताल की 3 अहम सीटें हैं उस पर वोटिंग 1 तारीख को। क्या लग रहा है, क्या बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही है और इस बार 14 का नारा है कि भाई 400 पार उधर होगा और झारखंड की सभी 14, क्या लग रहा है बीजेपी के लिए? बाद में फिर इंडिया अलायंस की भी बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि संथाल में सेंधमारी करना, यानी कि संथाल में क्या सेंधमारी कर पाएगी एनडीए? क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा हुआ, यानी जनसभाएं हुई, चाहे अमित शाह की बात कर लेते हैं, जेपी नड्डा की बात कर लेते हैं, संथाल में जिस तरीके से दौरा, चुनावी सभा, जनसभा हुई और एक मतदान की जो अपील थी कि अपने पक्ष, एनडीए के पक्ष में मतदान की जाए, लेकिन जो समीकरण है वो वहां पर थोड़े बदले हुए दिखे हैं। जैसे विजय हांसदा की बात कर लेते हैं पहले राजमहल से, यानी कि विजय हांसदा और उनके अगेंस्ट में जो प्रत्याशी हैं ताला मरांडी, त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। लोबिन हेम्ब्रम जो है वो खड़े हो गए हैं। देखिए, नेक्स्ट दुमका जी, इसलिए मैं टोकूंगी कि लोबिन हेम्ब्रम किसका खेल बिगाड़ेंगे? ताला मरांडी का तो मुझे कम लगता है, क्योंकि ये वोट वहीं कटेगा जो उनका पहले से जेएमएम का रहा है, तो मुश्किलें हांसदा जी के लिए बढ़ेंगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, राजमहल से जैसे जेएमएम नेत्री कल्पना सोरेन यह कहती रही हैं कि जो सीट रही है, यानी कि जो संथाल की सीट रही है, संथाल का जो गढ़ रहा है वो सोरेन परिवार का रहा है, यानी जेएमएम की सीट रही है। तो ऐसे में देखना होगा, चूंकि लोबिन हेम्ब्रम खेल बिगाड़ने के लिए उसमें एंट्री ले चुके थे लगातार, वो चाहे विधानसभा में हो या बाहर में हो, अपनी पार्टी के ही खिलाफ में बयानबाजी करते रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बतौर निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला
ले लिया, तब जाकर के लास्ट में पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया। पहले मान मनोबल चला। देखिए गोड्डा सीट की भी बात कर लेते हैं। गोड्डा में निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव हैं। दुमका की अगर बात करते हैं तो दुमका में फिर सीता सोरेन है, नलिन सोरेन है, यानी कि अपने ही परिवार से एक। गोड्डा में भी देखिए इंडी अलायंस के लिए थोड़ा सा वहां पे असमंजस सी स्थिति थी। पहले दीपिका पांडे आई, बहुत सारा विरोध हुआ, वहां पर लगा कि नहीं अब कार्यकर्ता जो हैं वो अब उनके पक्ष में नहीं है, तो फिर बदला गया, वो चेहरा बदल दिया गया, प्रदीप यादव आ गए। अब तो यहाँ पर एक थोड़ी कंफ्यूजन तो पहले नजर आई अलायंस में, लेकिन उसके बाद अब लगता है कि चीजें स्पष्ट हुई हैं। जो वोट कलेक्ट करने की बात हो रही थी, प्रदीप यादव अब वो वोट एकत्रित कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए चीजें आसान ना तो प्रदीप यादव के लिए है और ना ही निशिकांत दुबे के लिए है, क्योंकि अभिषेक झा ने उसमें एंट्री ली है। उनके जो पीएस रह चुके हैं निशिकांत दुबे के, वो अभिषेक झा भी वहां पर बतौर प्रत्याशी उतरे हैं, निर्दलीय कैंडिडेट में से हैं। तो ऐसे में देखिए दोनों तरफ से वोट जो है उसमें जनता के मन में थोड़ी सी जो उथल पुथल सी स्थितियां हैं वो बनी है। लेकिन क्या निशिकांत दुबे का जो दावा था कि अगर प्रदीप यादव बतौर कैंडिडेट मैदान में उतरते हैं तो फिर वो चुनावी प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि नेता जो है, नेताजी बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन धरातल पर जो दिखा निशिकांत दुबे भी पसीना बहाते हुए दिखे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के कई दिग्गज, अगर निरहुआ की बात करें, आम्रपाली दुबे की बात करें, यूपी से राजा भैया की बात करें, वो तक वहां स्टार प्रचारक बुलाए गए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पसीने तो एनडीए के भी छूटे हैं। और लेकिन एक चीज है रुचि, अगर जनता वहां पर भी सब कुछ समझ रही है, आप देखिए बीजेपी या फिर एनडीए की पूरी कहानी को ही हम देखें इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, तो ये कहा जाता रहा कि जिसने राम को लाया है हम उनको लेकर आएंगे, ये स्लोगन रहा। कहीं भी ये नजर नहीं आया कि बीजेपी का लोकल मुद्दा क्या रहा है। बीजेपी अगर लोकल मुद्दों को लेकर पहुंच रही है, अगर प्रधानमंत्री के भी भाषणों को आप पूरा सुने तो कहीं भी प्रधानमंत्री ने किसी स्थानीय मुद्दे को नहीं उठाया, अगर सिर्फ हम कैश कांड की बात को छोड़ दे तो। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने कई जगहों पर आदिवासी मूलवासी का जिक्र किया है कि आदिवासी मूलवासी का आज जो विकास डेवलपमेंट होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है। तो वो होना चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार थी, ये आदिवासी कल्याण विभाग जो मंत्रालय था वो यहाँ के सांसद का था, अर्जुन मुंडा जी के पास था, तो इसके लिए रोका कौन था? तो देखिए जेएमएम के पास हो या कांग्रेस के पास हो या राजद के पास हो, इंडिया गठबंधन के पास बड़ा मुद्दा देखिए सरना धर्म कोड का रहा है, 1932 आधारित स्थानीय नीति का रहा है। इन मुद्दों पर एनडीए को घेरने का प्रयास करती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषण में लगातार ये जिक्र करते रहे हैं कि आदिवासी मूलवासी का कैसे विकास हो सके, इसके लिए भाजपा ने कार्य किया है। देखिए राष्ट्रपति का मुद्दा, यानी कि ये एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जो बतौर राज्यपाल यहाँ पर सेवा दे चुकी हैं और उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है, और ये जो है बार बार जिक्र किया जाता है जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं, उन्होंने एक आदिवासी महिला को आज सर्वोच्च पद पर बैठाया है। तो हाँ, लेकिन क्या जनता का जो विकास होना चाहिए, क्या जनता तक जो लाभ पहुंचना चाहिए, क्योंकि 12 सांसद जो हैं वो एनडीए के रह चुके हैं। 2019 में 12 सांसद एनडीए के जीत करके आए थे और एक कांग्रेस के और एक जेएमएम के। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये एक बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर डेवलपमेंट नहीं हुआ। कई जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात की जाए, खूंटी की बात की जाए या फिर जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, तो वहां पर जनता में आक्रोश इस बात का कि आखिर जिन्हें हमने बार बार भरोसा जताया, यानी कि 10-10, यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें रुचि, तो क्या गोड्डा सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? राजमहल में तो आपने कहा कि इंडी गठबंधन के लिए चांसेस हैं, लेकिन गोड्डा में? बिल्कुल, देखिए गोड्डा में अभी भी माना जाए तो टक्कर जो है बराबर की दिख रही है, लेकिन फिर भी निशिकांत दुबे जो है वो भारी पड़ते हुए देखे जा रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देवघर एयरपोर्ट की मांग जो है बहुत पहले से रही थी, तो जनता को देवघर अपने काम पे मांग, एम्स जो स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो चीजें चाहिए थी तो वो भी मुहैया कराया गया है। लेकिन फिलहाल देखिए इंडिया गठबंधन के पास भी बड़ा मुद्दा रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, स्थानीयता का मुद्दा है। तो ऐसे में देखिए इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं रही है, पूरा दमखम लगाई है, लेकिन निशिकांत दुबे भारी पड़ते हुए देखे। एक सीट आखिरी दुमका में आप सबको पता है कि सीता सोरेन पहली बार देखिए लोकसभा चुनाव लड़ने निकली है, वो भी उन्होंने घर छोड़ दिया, यानी जेएमएम छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हो गई और अब वो चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी की तरफ से। तो सीता सोरेन के लिए क्या राह आसान होगी, जबकि गांडे से लगातार कल्पना सोरेन आकर प्रचार करती रही है। देवरानी जेठानी का मुकाबला देखने को मिला इस पूरे चुनाव में, भले ही वो विधानसभा उपचुनाव का हो और ये लोकसभा का।
बिल्कुल आरती, देखिए सही कहा आपने, देवरानी जेठानी यानी कि सीता सोरेन और कल्पना सोरेन ये दोनों चुनावी मैदान में थी, लेकिन एक तरफ वो एनडीए से थी और दूसरी जेएमएम से थी। तो ऐसे में जनता के बीच जो एक कंफ्यूजन सी स्थितियां हैं वो बनी थी। देखिए दुर्गा सोरेन को अभी भी लोग अपने मनों में बसाए हैं, दिल में बसाए हैं, और ऐसे में कल्पना सोरेन के लिए भी ये समझाना थोड़ा टफ रहा, लेकिन कह सकते हैं कि जेएमएम की सीट रही है। जेएमएम के जो ज्यादा विधायक हैं, क्योंकि वो लोकसभा संसदीय क्षेत्र बड़ा है और ऐसे में वहां पर इंडी गठबंधन के जो विधायक हैं उनकी संख्या, कुल मिलाकर सीता सोरेन का पलड़ा वहां पे मजबूत है, ये कह सकते हैं, लेकिन आसान नहीं होगा। ये नहीं कह सकते हैं। ये देखिए मतलब आसान कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है रुचि इतना आसान नहीं होगा किसी भी प्रत्याशी के लिए, क्योंकि इस बार सब कुछ सबको इतना आसान नहीं लग रहा है। और आज के देखिए प्रचार का भोंपू जरूर थम गया है, लेकिन 24 घंटे और हैं जब प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, और उसके बाद 1 तारीख को वोटिंग, और फिर 4 को यानी मंगलवार को किसका मंगल होगा ये जनता अब तय कर चुकी है। इंतजार है 4 जून का, जब ईवीएम खुलेगा और नतीजे सबके सामने होंगे। न्यूज रूम लाइव के लिए आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। बिहार झारखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।